हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपने टारगेट को आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे, यानी कि अपने टारगेट को पूरा करेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपने लक्ष्य को भेद सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो आप लोग। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इस पर चर्चा करने से पहले तो आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एकिलॉजिडिसी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, जिससे क्या करेंगे, जो भी हम पढ़ाएं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। ठीक है, देखिए फिर क्या करेंगे आप लोग, कॉपी पेन और वेयर एक्ट यानी आईपीसी का वेयर एक्ट लेके आपको बैठ जाना है। तो जब बैठिएगा तो आप उसमें जो धारा 100 है उसे खोलिएगा। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं धारा 100 की बात करेंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक पे पॉइंट करके जो भी इम्पोर्टेंट लगे उस पर अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जो मेन में, तो उससे क्या होगा, और ये चीज़ें आप बना लीजिएगा, जैसे लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा। वो एग्ज़ाम की भी उससे क्या होगा, बहुत ही बेहतर काम करेगा। ठीक है, जब भी मेंस में बैठेंगे अगर ये टॉपिक आ गया तो अपनी ड्राफ्ट कर पाएंगे, अच्छे से आंसर को लिख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। हम प्रथम खंड की बात करेंगे और द्वितीय खंड की बात करेंगे और पांचवें खंड की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जो धारा 100 है उसके प्रथम खंड, द्वितीय खंड और पांचवें खंड पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जो प्रथम खंड है वो क्या कहता है, तो पिछले टाइम पे मैंने जो पढ़ाया था, आप लोग का क्लास लिया था, तो उसमें क्या बताया था कि जो हमलावर व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति हमला करता है तो हम अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में क्या करेंगे, अगर मुझसे ऐसी कोई कृत्य, ऐसा कोई अपराध हो जाता है अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में, जिससे उस अपराध में क्या हो जाए कि उस व्यक्ति का डेथ कारित हो जाए, यानी कि अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में उस हमलावर ने जो हमला किया अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में, उस हमले वाले यानी हमलावर व्यक्ति को अगर हमने अपने बचाव में उसका डेथ कारित हो जाता, हमसे ये अपराध हो जाता है, तो अपराध नहीं माना जाएगा, आपको बचाव मिलेगा उस प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, पर आपको क्या होगा, साबित करना पड़ेगा। तो प्रथम खंड क्या बोलता है कि जो अभियुक्त यानी कि जो आशंका में ऐसा डेथ कारित किया, ठीक, जो ऐसा डेथ कारित किया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि यानी जो साक्ष्य होता है उस टाइम पे साक्ष्य का भार बहुत कम होता है। ठीक है, यानी अब ऐसे अचानक हमलावर जो व्यक्ति था वो हमला किया और उस टाइम आपने अपनी प्रतिरक्षा में, अपने प्राइवेट डिफेंस में आपने बचाव किया अपना, तो उसमें उसका डेथ कारित हो जाता है उस व्यक्ति का। तो इस आधार पे यहाँ पे साक्ष्य का जो भार होता है ना वो बहुत कम होता है। ठीक, ये प्रथम खंड में हुआ। अब द्वितीय खंड में क्या है वो ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसमें आशय होता है। क्या होता है, आशय यानी कि इंटेंशन की भावना से ऐसा कोई हमलावर ऐसा कोई कृत्य करता है। ठीक, तो उसमें तो उसका आशय साबित करना पड़ेगा, और आशय साबित करने के लिए इसमें क्या होगा, इसमें साक्ष्य का भार जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इंटेंशन में अधिकतर देखिए आप, उसमें क्या होता है, साक्ष्य का जो भार होता है वो अधिक होता है। कैसे, उसकी जो भावना यानी कि जो ऐसा इंटेंशन था ऐसा कृत्य करने का, वो आपको साबित करना पड़ेगा, वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो हमलावर था वो इसी आशय के साथ हम पर वार किया। ये बात आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, ये द्वितीय खंड की बात कर रहा हूँ मैं।
जब आप ये बात सिद्ध कर देंगे कि इस आशय से, आशय कैसा, मान लीजिए उस व्यक्ति ने धमकी दिया हो या अपराध करने का प्रयत्न किया हो, वो जो आशंका जो अभियुक्त ने जो अपनी बचाव में ऐसा डेथ कारित किया उस हमलावर व्यक्ति का, तो उसमें आपको वो आशय सिद्ध करना पड़ेगा। इस इंटेंशन की भावना से ऐसा वो हमलावर व्यक्ति हम पर जो है ऐसा कृत्य कर रहा था, तो हम अपने बचाव में यहाँ तक ये स्थिति हुई कि उसका डेथ कारित हो गया। क्लियर हुआ? तो आपको क्या, यानी उस आधार पे यानी सिद्ध करना पड़ेगा। वो जो आक्रमणकारी व्यक्ति था उसके कृत्य को, उसके आशय को सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? तो जब आप सिद्ध कर देंगे सारी बात को कि ये ऐसा ही कृत्य किया है, तो आपको वहाँ पे बचाव मिलेगा। ठीक है, ये देखिए द्वितीय खंड में आशय में क्या होता है, साक्ष्य का भार अधिक होता है। ठीक, क्लियर हो गया? आशय में अपने कृत्य को साबित करना पड़ेगा, जो यानी उसका जो आशय था, जो कृत्य किया वही कृत्य को साबित करना है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए आक्रमणकारी के जो क्या आशय थे, उस आशय को, जैसे मान लीजिए वो धमकी दिया, अपराध करने का प्रयत्न किया या धमकी यानी कि मारने की धमकी दिया, तो उस आशय से कोई भी कृत्य करता है तो वही आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कार्य करना चाहता था कि वो जो व्यक्ति यानी जो कृत्य किया हमलावर, जो आक्रमणकारी व्यक्ति था, वो ऐसा कृत्य करना चाहता था, इसीलिए हम क्या किए, अपना बचाव किए। जब हम अपना बचाव किए तो उसी बचाव में, अपनी प्रतिरक्षा में, अपनी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में उस व्यक्ति का डेथ कारित हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया यहाँ से? यानी आशंका पर क्या हुआ, मृत्यु कारित नहीं किया जा, यानी जो आशंका मात्र से मृत्यु कारित नहीं होगा। यानी कि जो आक्रमणकारी व्यक्ति है, उस आक्रमणकारी व्यक्ति का यानी कि कृत्य करना, आशंका तो है, यानी आशंका के साथ आपका जो प्राइवेट डिफेंस है वो साथ साथ चलता है। ठीक है, लेकिन उस आक्रमणकारी व्यक्ति का कृत्य करना, हम अपने बचाव में उस व्यक्ति का ये स्थिति हो गई कि डेथ कारित हो गया। ठीक, अब आशंका मात्र से नहीं हो जाएगा कि उस व्यक्ति को हम डेथ कारित कर देंगे, यानी वो जो आशय होगा उस आशय को आपको, उसके इंटेंशन को सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसा उसका आशय था, ऐसा कृत्य करने का। ठीक है, हमने तो और सारी बातें की है ना। देखिए आक्रमणकारी कुछ कृत्य करेगा तो जो कृत्य करेगा उससे क्या होगा, क्या आशंका का पता लगाया जा सकता है। समझे इस बात को कि ये है कि जो व्यक्ति आक्रमणकारी व्यक्ति है ना, जब तक वो कोई कृत्य नहीं करेगा, जब तक वो कोई हमला नहीं करेगा, जब तक वो अपराध करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगा, ऐसा कोई क्रिया नहीं करता, तब तक आशंका का पता नहीं लगाया जा सकता। अगर वो करेगा तो ही आशंका का पता लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया बात? ठीक, अब देखिए ये बात आपको स्पष्ट पता चल गया। ठीक, अब यही बात यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है पांचवें खंड में। पांचवें खंड के आधार को आपको समझाने के लिए तो थोड़ा सा एक सहारा लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। कैसे सहारा? आपने रामायण अगर देखा होगा तो रामायण में एक पार्ट है जहाँ पे रावण जो है माता सीता का हरण करते हैं। ठीक, तो लक्ष्मण रेखा जो खींचा हुआ था वो एक संरक्षा का काम कर रहा था। ठीक, और रावण ने छल कपट करने का प्रयास किया और छल कपट से माता सीता को लक्ष्मण रेखा को लागने का बात बोली। छल कपट किए ना कि माता सीता ने पहले तो
जो लक्ष्मण रेखा था उसी के अंदर होके भिक्षा दी। तो वो जब दे रहे थे तो उन्होंने कहा, रावण ने कहा कि उसके अंदर रह के नहीं, लक्ष्मण रेखा को पार करके दीजिए आप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, छल किया था। क्या, एक तो रूप धारण भी, अपना जो वेश बदले थे वो वेश जो है एक साधु का वेश था। वेश जो धारण किए थे साधु का, और भिक्षा मांगे तो वहाँ पे ऐसा छल कपट कर रहे हैं ना। तो वो जो लक्ष्मण रेखा के बाहर माता सीता जैसे पांव रखते हैं तो बल पर क्या होता है, यानी कि बलपूर्वक क्या किए, माता सीता को हरण करके ले जाते हैं यानी कि अपने लंका पर। तो बलपूर्वक, यानी अगर उन्होंने बलपूर्वक से हरण किया तो यानी कि हमला उन्होंने किया। जहाँ पे बलपूर्वक लग जाए वहाँ हमला माना जाएगा। तो अब यहीं से आपको क्लियर समझा जाएगा, बहुत बातें आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, जो अपहरण है, अपहरण हरण, ठीक, हमने वो बात से क्लियर किया। माता सीता को किस तरह से रावण जो है हरण करते हैं ना, छल कपट भी होता है, बलपूर्वक भी होता है ना। और जो लक्ष्मण रेखा था वो संरक्षा का काम करता था, और वो छल पूर्वक क्या किए, माता सीता को उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आके भिक्षा देने की बात बोले। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो वही बात है कि अपहरण जो है वो बलपूर्वक द्वारा ऐसा क्या किए, ले जाना। जब बलपूर्वक से ले जा रहे थे, यानी रावण जब बलपूर्वक ही पकड़े और बलपूर्वक ही तो लेके गए थे, तुरंत अपना रूप धारण लिए। जैसे माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किए थी, वैसे रावण ने बल का पूर्वक का काम किया, यानी बलपूर्वक से, यानी कि हमला किया उन्होंने। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको एक समझाने का एक उदाहरण दे रहे थे, जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो जो अपहरण है वो अपहरण में बलपूर्वक का काम हुआ। ठीक, बलपूर्वक से ले जाने का। तो जहाँ बलपूर्वक हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि हमला हो रहा है, हमला हो गया है या हमला हो रहा है। तो उस आधार पर कोई कृत्य, ऐसा कोई अपराध हो जाए तो आपको प्राइवेट डिफेंस में प्रतिरक्षा मिलेगा। यही बात है कि कपटपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण आधार पर ऐसा कृत्य करते हैं जो बलपूर्वक का प्रयोग करते हैं। उस आधार पर जो हमला किए वो, तो अपने प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई ऐसा कृत्य हो जाता है तो वहाँ पे बचाव मिलेगा। बस आपको वो बातें, आपको आशय जो था, जो द्वितीय खंड की बातें हम बता रहे हैं, जो उसमें आशय था उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप देखिए पांचों खंड की जो हमने ये बताया अपहरण की बातें, क्लियर हुआ इस बात से। ठीक, अब देखिए व्यपहरण, यानी कि जो विधिपूर्ण संरक्षकता है उससे क्या होता है, ले जाना। और क्या बता रहा है कि बहका कर ले जाना है, या विधिपूर्ण संरक्षकता, यानी जो संरक्षकता होती है उससे से ले जाना। बहका के ले जा रहे हैं या संरक्षकता से लेके जा रहे हैं, तो इस आधार पर जो व्यपहरण करते हैं तो यहाँ पे तो हमला नहीं होगा ना, क्योंकि उस संरक्षक जो संरक्षण होता है, जो संरक्षकता होती है उससे वो ले जा रहे हैं। यानी कि बहका कर भी लेके जाए, तो इन दोनों आधार पर देखिए आप क्या समझ में, यहाँ पे हमला तो नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे बल का पूर्वक, यानी जो बल पूर्वक यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया। क्लियर हुआ। अगर यहीं पे यानी कि विधिपूर्ण जो संरक्षकता है, अगर यहीं पे बलपूर्वक लेके जाते तो क्या होता, यानी हमला हो जाता, यानी वो हमला माना जाता। और बहका कर ले जाना भी हमला नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, ये भी हमला नहीं। लेकिन यहीं पे क्या होता, बलपूर्वक ले जाना हमला हो जाएगा। ठीक,
क्लियर हुआ इस बात से? अब देखिए, अब एक चीज से और स्पष्ट हो जाएगा। यानी जो संरक्षण का एक भाव मैंने बताया नहीं, कि जो लक्ष्मण रेखा था, माता सीता को पार करके एक कपटपुर किया था ना, तो वो एक संरक्षण का काम कर रहा था। ठीक, वही चीज है कि अब जो विधि है, अगर विधि पूर्ण संरक्षकता से अगर ले जाने का, बहका कर ले जाने का, आगे चल के बहुत सारी बातें आएंगी जब मैं अपहरण और व्यपहरण की चर्चा करेंगे, जब इसका डिफरेंट बताएंगे आपको, तो उसमें आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब एक बात से देखिए, विश्वनाथ वर्सेस यूपी राज्य, ठीक, स्टेट का क्या हुआ, 1960 का, 1960 का जो सुप्रीम कोर्ट में केस का एक निर्णय आया, जो जजमेंट था, क्या आया था कि अब देखिए क्या पहले मैटर क्या था, तथ्य, जैसे कि पति पत्नी है, पति पत्नी में अक्सर आप जानते हैं झगड़ा होना, छोटी छोटी बातें कभी कभी हो ही जाता है कोई, तो जहाँ पे एक झगड़े का एक मतलब अत हो जाती है, पति पत्नी में झगड़ा एक नॉर्मल होना एक अलग बात है, लेकिन एक झगड़े का एक अलग ही रूप हो जाए, बहुत अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा, पहले थोड़ा 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 करके वो जब नाश, यानी होता है ना कि जब अधिकतम से ज़्यादा वो झगड़े का रूप एक बड़ा सा ले लेता है, तो पति पत्नी में एक बिछड़न सा स्थिति हो जाती है। और वो कैसा बिछड़न, यानी कि विचलन इस तरह से, अब जैसे कि मान ली पत्नी है, लड़ाई झगड़े होती हैं, उनका सीधा क्या होगा, सामान बांधी अपने मायके चली गई। ठीक, जब वहाँ गई तो वो कहेंगे कि हम आएंगे ही नहीं, होता है ना, लड़ाई हुआ कि नहीं, वो अपने घर चली गई। तो पति क्या किए, ये अपने ससुराल जाते हैं और अपनी पत्नी को लाने के लिए, और जब पत्नी नहीं आती है तो क्या होता है, जब पत्नी नहीं आती है तो पति अपनी पत्नी के बाल को पकड़कर घसीटते हुए लेके आ रहे थे, जब भी उसके जो भाई था, यानी पत्नी का भाई, उसको उस चीज़ का बर्दाश्त नहीं हुआ, और चक्कू था, चक्कू से अपनी जीजा, यानी कि जो अपने, जो उनकी बहन थी, बहन की जो पति थे, उनको चाकू मार दिया। यानी कि यहाँ पे डिफेंस की बात हुई, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस। तो इस आधार पे क्या देखिए आपने, तो बहन की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया, जिस कृत्य से ऐसा अपराध हुआ, यानी कि ऐसा डेथ कारित हो गया। जब ऐसा डेथ कारित हो गया तो यहाँ पे जब निर्णय हुआ तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अपहरण को माना, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण माना, जो आईपीसी की धारा 100 के 5वें खंड में। ठीक है, ये क्लियर हुआ, यानी कि प्रतिरक्षा में माना, यानी बहन की रक्षा में उन्होंने ऐसा कृत्य किया, और जिस कृत्य से ऐसा अपराध हो गया, और उसका बचाव भाई को मिलेगा। ये बात जो है विश्वनाथ वर्सेस यूपी राज्य स्टेट, जो 1960 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट में था बातें। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जहाँ तक उम्मीद है ये सारी बातों पे क्लियर हो गया होगा। इसमें इतना ही जानते रहिएगा कि अगर कोई व्यक्ति होगा, अगर अपने बचाव में, अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में ऐसा कोई कृत्य हो जाता है, हमलावर ने अगर हमला किया तो अपने बचाव में अगर मान लीजिए डेथ कारित हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको बचाव मिलेगा। बस उस आशय को सिद्ध कर देना है बस। ठीक है, खाने के व्हेन द प्राइवेट डिफेंस, किस बात को, राइट है आपको,
व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ठीक, यानी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। क्लियर हो गया कि उस बात में फिर आपको इंटेंशन को आपको बताना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आपको? हमें जहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर, यानी कि देखिए इस बात को आप ध्यान रखा करिए, जो पहला जो सेक्शन जो आईपीसी की धारा 100, यही चर्चा पहले सबसे पॉइंट में यही लिखा है। क्या लिखा है उसमें बैरेक्ट में कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक, ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, जो कॉजिंग डेथ ऐसा हो गया तो आपको इंटेंशन जो आशा है द्वितीय खंड को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है ये सारी बातें क्लियर हो गई। फिर हम नेक्स्ट टाइम पे भी इसी पे चर्चा करेंगे, तब जाके 100 पे पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। धारा 100 की जितनी भी बातें हैं वो एकदम डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और अच्छे से। ठीक है, तो यहीं पे इसको विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है भैया, जिससे नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ें चर्चा करेंगे इसी पे होगा, बस आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।